उसके साथ जबरदस्ती की और फिर अंत में जब उसकी सांसें बंद होने लगी तो उसे जिंदा जलाकर मार डाला। फिर उस औरत को जलाकर उसकी बची हुई अस्थियों को गांव के तालाब में फेंक दिया। उस औरत के मरते ही पूरा हरा भरा गांव बंजर जमीन में बदल गया। सभी पेड़ पौधे मुरझा गए और उस तालाब का पानी एकदम से सूख गया। मरने से पहले उस औरत ने जो श्राप दिया था उसकी वजह से वो पूरा गांव तबाह हो गया। मुन्नीलाल की बात सुनते ही राघव ने मुन्नीलाल की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन मुन्नीलाल, उस औरत ने गांव वालों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से पूरा गांव तबाह हो गया? मुन्नीलाल ने दुखी मन से कहा, गांव वालों ने एक बेकसूर औरत को सजा देकर उसे जिंदा जला दिया था, इसलिए उस औरत की बद्दुआ तुरंत सभी गांव वालों को लग गई। उसने मरते हुए श्राप दिया कि आज के बाद से इस गांव में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी और ना ही कभी इस जमीन पर कोई पौधा उगेगा। इस बंजर जमीन के साथ साथ सभी औरतों की कोख भी बंजर हो जाएगी। बस फिर देखते ही देखते उस गांव के सभी बच्चे मरने लगे और गांव की सभी औरतें बांझ हो गईं। उस दिन के बाद से इस गांव में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। तभी राघव ने सवाल पूछते हुए कहा, लेकिन उस औरत ने तो गांव वालों को श्राप दिया था, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसे गांव में जाना सुरक्षित नहीं है? वहां जाते ही हर इंसान श्रापित हो जाता है। मुन्नीलाल ने राघव के सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि उस औरत ने कहा था कि अगर इस गांव में किसी मुसाफिर ने कदम रखा तो वो भी इस भयंकर श्राप से बच नहीं पाएगा। यही वजह है कि इस गांव में कोई कदम नहीं रखना चाहता, इसलिए ठाकुर विजय सिंह इस गांव को श्राप मुक्त करना चाहते हैं। सिया अब तक चुपचाप खड़ी होकर यह सब बातें सुन रही थी, लेकिन अब वो अचानक मुन्नीलाल के पास आई और आकर बोली, लेकिन गांव वालों ने उस औरत को किस लिए जलाया था? क्या उस औरत ने कोई गुनाह किया था जिसकी उसे सजा मिली, या फिर गांव वालों ने एक निर्दोष औरत को जिंदा जला दिया? मुन्नीलाल सिया की बातों का कोई जवाब देता उसे पहले ही उसके घर में कुछ आदमी घुस आए थे। मुन्नीलाल ने जैसे ही उन आदमियों को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उन आदमियों को वहां देखकर मुन्नीलाल डर से हकलाते हुए बोला, तुम इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो? मुन्नीलाल के सामने इस वक्त 4-5 आदमियों को अपने साथ लेकर धीमन खड़ा था, जो चुन्नीलाल के चाचा का बेटा था। धीमन ठाकुर विजय प्रताप सिंह के लिए काम करता था, इसलिए इतनी रात में धीमन को अपने घर में घुसते देख मुन्नीलाल ने उससे सवाल पूछा। धीमन ने जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि इन दोनों अजनबियों को लेने आया हूँ। ठाकुर विजय प्रताप सिंह का हुक्म है कि इन दोनों को उनके पास लेकर आया जाए, इसलिए अच्छा यही होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। इतना सुनते ही मुन्नीलाल ने धीमन को धमकी देते हुए कहा, देखो धीमन, तुम जानते नहीं हो ये कौन है। जब इनके बारे में जान जाओगे तो इन्हें छूने की हिम्मत नहीं करोगे। मैं बता रहा हूँ, राघव सर से दूर रहो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। धीमन ने हंसकर मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो तुम ही बता दो, ऐसा कौन सा तीसमार खां है ये जिससे मुझे डरना चाहिए? मुन्नीलाल ने राघव की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, ये वो है जिनके नाम मात्र से बड़े बड़े गुंडों के पसीने छूट जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन इनके आगे पीछे घूमते हैं। ये है मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर राघव सिंघानिया, नाम तो सुना ही होगा। राघव के बारे में इतना कुछ सुनाने के बाद भी धीमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी मूंछों को ताप देते हुए बोला, हाँ तो ये होगा मुंबई का गैंगस्टर, हमारे विजय साहब कोई कम थोड़े ही ना है। हमारे गांव का सबसे शक्तिशाली आदमी तो ठाकुर विजय प्रताप सिंह ही है, और हम उनका हुक्म कैसे टाल सकते हैं? भला पानी में रहकर मगर से दुश्मनी कौन करेगा? धीमन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही राघव ने धीमन से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले मुझे पकड़ सकते हो तो आओ, मुझे पकड़ो और ले चलो अपने विजय साहब के पास। राघव की बात सुनकर धीमन ने झट से कहा, मैं अकेला? कहाँ, ये बड़े बड़े पहलवान भी तो है मेरे साथ, और तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम इन सब का मुकाबला कर लोगे। तभी राघव ने हंसते हुए धीमन से कहा, अच्छा पहले अपने उन पहलवानों को देखो तो सही जिन्हें तुम अपने साथ लेकर आए थे। राघव के कहते ही धीमन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे खड़े वो चारों आदमी डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि ये चारों आदमी वही थे जिन्हें कुछ देर पहले राघव ने पीट कर भगा दिया था। अपने उन पहलवानों को ऐसे कांपते देख धीमन ने चिल्लाते हुए बोला, अरे तुम लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ा है क्या?
जो ऐसे कांप रहे हो, या फिर अपने सामने किसी भूत को देख लिया जो डर से तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है? तभी उनमें से एक आदमी ने डर से कांपते हुए कहा, भाई, ये वही आदमी है जिसने कुछ देर पहले हमारी हड्डी पसली एक कर दी थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपनी जान बचाकर भागे थे और आप चाहते हो कि वो फिर से हमारा कोरमा बना दे। उन आदमियों के मुंह से इतना सुनते ही धीमन को गुस्सा आ गया और उसने झुंझलाते हुए कहा, तो तुम लोगों को इस अनजान आदमी का डर है, लेकिन ठाकुर विजय प्रताप सिंह का नहीं। अगर उनको पता चलेगा कि उन्होंने शेरों की नहीं बल्कि गीदड़ों की फौज पाल रखी तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, सोचा है तुमने? तभी उस आदमी ने कहा, अरे भाई ठाकुर साहब, जो करेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो हमें इस आदमी के गुस्से से बचना है। तब कहीं जाकर सोचते हैं कि ठाकुर विजय प्रताप से बचेंगे या नहीं। इतना कहकर वो आदमी घर से बाहर जाने लगे। उनको बाहर जाते देख धीमन डर गया, लेकिन तभी कुछ सोचते हुए उसने अपनी जेब से एक स्प्रे निकाला और राघव के मुंह पर मारते हुए उसे बेहोश कर दिया। इस स्प्रे की वजह से उसने सिया और मुन्नीलाल को भी बेहोश कर दिया और फिर उन आदमियों पर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग खा खाकर इतने मोटे हो रहे हो, लेकिन एक आदमी का सामना भी नहीं कर सके। अब अंदर आओ और इन लोगों को उठाकर ले जाने में मेरी मदद करो। फिर उन आदमियों की सहायता से धीमन ने राघव और सिया को अपनी लंबी सी गाड़ी में डाला और ठाकुर विजय प्रताप सिंह की हवेली की तरफ चल पड़ा। ठाकुर विजय प्रताप सिंह को राघव और सिया से क्यों मिलना था? क्या उस गांव में जाने के बाद सिया और राघव भी श्रापित हो जाएंगे? आखिर कौन थी वो औरत जिसे गांव वालों ने जिंदा जलाया था और उसकी क्या गलती थी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। मुन्नीलाल का भाई धीमन राघव सिंघानिया और सिया को बेहोश करके ठाकुर विजय प्रताप सिंह की हवेली पर ले आया था। राघव की जब आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक चेयर पर रस्सियों में बंधा पाया। राघव ने अपने सामने नजरें पसार कर देखा तो उसके सामने उसी की तरह सूट बूट पहने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी के सिर पर ठाकुरों की शान वाली पगड़ी थी। उसे देखते ही राघव समझ गया कि हो न हो यही ठाकुर विजय प्रताप सिंह है। ठाकुर विजय प्रताप सिंह से नजरें हटाकर राघव ने अपनी नजरें चारों तरफ फैलाकर देखी, लेकिन सिया वहां नहीं थी। इसलिए राघव सिया को वहां न पाकर घबरा गया और चिल्लाते हुए बोला, सिया, सिया कहाँ हो तुम? ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने राघव की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो लड़की आई थी वो यही है और वो एकदम ठीक है। फिलहाल तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, और तुमने हमारे आदमियों को क्यों पीटा? ठाकुर की बात सुनकर राघव ने झुंझलाकर कहा, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। वो तो तुम्हारे आदमी मेरी सिया को मुंबई से यहाँ उठाकर ले आए थे, इसलिए अपनी सिया को बचाने के लिए मैं यहाँ आया। अब मैंने सिया को तो बचा ही लिया और रॉकी को भी उस राणा से बचा ही लूंगा। उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। राघव की बात सुनकर ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने चौंकते हुए बोला, क्या कहा तुमने? राणा सा रोकी को उठाकर ले आया? अब ये रोकी कौन है और राणा सा ने उसे क्यों किडनैप किया है? तभी राघव ने ठाकुर विजय प्रताप सिंह से कहा, ये सब तो आप अपने उन आदमियों से पूछ लीजिए जो मेरी सिया के साथ साथ उस छोटे से बच्चे रोकी को भी उठाकर ले आए हैं, और साथ में ये भी पूछना कि उनका वो मालिक राणा सा आखिर क्या चाहता है मेरी सिया से। राघव की बात पर ठाकुर ने कहा, देखो, तुम जो कह रहे हो मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो मेरे आदमियों ने कहा कि कोई अजनबी आया है जिसने उन्हें बहुत मारा। बस इसी वजह से मैं तुम्हें देखना चाहता था कि आखिर कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने ठाकुर के आदमियों पर हाथ उठाया। इतना सुनते ही राघव ने ठाकुर को ताना देते हुए कहा, अच्छा, तो आपके आदमियों ने आपको बताया ही नहीं कि उन्होंने क्या कांड किया है? एक तो उन्होंने मेरी सिया और रॉकी को इतनी तकलीफ दी और ऊपर से मैं उनकी धुलाई भी ना करता। ये तो गलत होता ना ठाकुर साहब। वैसे आप ठाकुर ही है ना? राघव की बात सुनकर ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा, मैं हूँ ठाकुर विजय प्रताप सिंह, इस गांव का राजा। यहाँ के सभी लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मेरी हर बात मानते हैं। वैसे तुम कौन हो? तभी राघव ने कहा, ठाकुर साहब, आप मुझे सच में नहीं जानते या फिर ना जानने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि आप न्यूज तो देखते ही होंगे, है ना? तभी ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने कहा, देखिए, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। वैसे भी मैं तो 1 साल पहले ही अमेरिका से इंडिया आया हूँ। 1 साल पहले किसी ने मेरे पापा का मर्डर कर दिया था। उसी मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए ही मैं यहाँ रुका हुआ था।
लेकिन अब इस श्राप को हटाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? तभी राघव ने जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम राघव सिंघानिया है और मैं यहाँ अपनी पत्नी सिया को बचाने के लिए आया था, न कि किसी को मारने पीटने। राघव सिंघानिया नाम सुनते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने चौंकते हुए कहा, तुम राघव सिंघानिया हो, मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर। तुम वही राघव सिंघानिया हो जिसने हाल फिलहाल में एक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवा दी। अरे सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं पहचाना। तो वो लड़की आई, मीन सिया, आपकी पत्नी है? राघव ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और बोला, जी हाँ ठाकुर साहब, सिया मेरी पत्नी है और आपके गुंडे उस राणा सा के कहने पर मेरी पत्नी और रोकी को यहाँ उठाकर ले आए। मेरी पत्नी तो मुझे मिल गई, लेकिन मेरा साला अभी भी उस राणा सा के पास है, इसलिए मुझे रोकी को उस राणा से छुड़ाना है। उसके बाद राघव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही ठाकुर विजय ने कहा, देखो राघव, राणा सा कहाँ मिलेगा, इस बात को कोई नहीं जानता, लेकिन कहाँ हो सकता है ये बात मैं जरूर जानता हूँ और मैं अभी अपने आदमियों को भेजकर पता करता हूँ कि राणा सा वहाँ है या नहीं। तभी ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने अपनी ताली बजाते हुए 2 आदमियों को बुलाया और उनसे कहा, मिस्टर राघव, सिंघानिया की रस्सियां खोल दो और उन्हें गेस्ट रूम में लेकर जाओ जहां उनकी पत्नी है। ठाकुर का हुक्म मानकर उन दोनों आदमियों ने राघव की रस्सियों को खोल दिया और उसे आजाद करके अपने साथ गेस्ट रूम की तरफ ले जाने का इशारा किया। उधर गेस्ट रूम में सिया के साथ ठाकुर विजय प्रताप की गर्लफ्रेंड निया बैठी थी। निया ने जैसे ही दरवाजे पर राघव को देखा तो निया ने चिल्लाते हुए कहा, वाह, कितना हैंडसम बंदा है यार, इसके डोले शोले, इसकी हवा में उड़ती जुल्फे और इसकी प्यारी सी सूरत, हाय मैं मर जाऊंगा, कितना प्यारा है ये। दरवाजे पर खड़ा राघव निया को देखकर दरवाजे पर ही रुक गया था। वही निया राघव की तारीफों के पुल बांधते हुए उसे लगातार घूरे जा रही थी। निया को राघव की तरफ ताकते देख सिया को जलन होने लगी। निया राघव को घूरते हुए कुछ और बोलती उससे पहले ही सिया ने निया से कहा, वो कोई बैचलर बंदा नहीं है, बल्कि शादीशुदा है और मेरा पति है। ही इज माई हस्बैंड मिस्टर राघव सिंघानिया, तो उसकी तरफ ताड़ना बंद करो। राघव ने सिया की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए राघव ने अंदर आने से पहले सिया को चिढ़ाने का प्लान बनाया और अंदर आते हुए निया की तरफ देखते हुए बोला, हे प्रीति, कौन हो तुम? तुम तो बहुत सुंदर हो, एकदम किसी फिल्म की हीरोइन के जैसी। मुझे लगता है तुम कोई मॉडल हो या फिर सोशल मीडिया की कोई बहुत बड़ी स्टार है ना? राघव के मुंह से निया की तारीफ सुनकर सिया को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए निया से कहा, एक्सक्यूज मी मिस निया, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे अपने पति से बात करनी है। अब तक निया भी समझ चुकी थी कि राघव सिया को चिढ़ाने के लिए उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है, इसलिए निया ने भी सिया को छेड़ने के लिए राघव के पास जाकर उसके गालों को छूते हुए कहा, हेलो हैंडसम, मैं निया विजय की गर्लफ्रेंड। वैसे आप बहुत ही हैंडसम है, काश आप मुझे मिल जाते तो कितना अच्छा होता। इतना कहकर निया वहां से चली गई, लेकिन जाने से पहले सिया के मन में आग लगाने का काम करके गई। सिया अंदर ही अंदर से जल भूनकर राख हो चुकी थी। उसे राघव के मुंह से निया की तारीफ जरा भी पसंद नहीं आई, इसलिए सिया राघव से मुंह भुलाकर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर ने जिन आदमियों को राणा सा के घर पर भेजा था, वो आदमी अब तक लौटकर आ चुके थे। वहां से आते ही उन लोगों में से एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, गजब हो गया ठाकुर साहब, वो राणा रॉकी को ही नहीं बल्कि पास के गांव के कई बच्चों को किडनैप करके उन्हें अपने साथ ले गया और आपके लिए ये खत छोड़कर गया है, आप इसे पढ़ लीजिए। ठाकुर ने जैसे ही राणा सा का खत पढ़ा तो ठाकुर की पैरों तले से जमीन खिसक गई। डर के मारे ठाकुर की आंखें बड़ी हो गईं और उनके हाथ डर के मारे कांपने लगे। कांपते हुए ठाकुर ने कहा, नहीं, ये तूने अच्छा नहीं किया राणा सा, तूने अपने साथ साथ इस पूरे गांव को संकट में डाल दिया। तुम्हें उसे नहीं बुलाना चाहिए था, वो भी उन मासूम बच्चों का सहारा लेकर। आखिर खत में ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से ठाकुर विजय प्रताप सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया और वो किसी नहीं बुलाने की बात कर रहा था? क्या रोगी की जान खतरे में थी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। कदतू।
राघव और निया की बातों से सिया के दिल को बहुत ठेस पहुंची, इसलिए सिया ने राघव से बात न करने का फैसला लिया और अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। राघव ने सिया के चेहरे की तरफ देखा तो मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ सिया, तुम मुझसे नाराज हो क्या? बस उस लड़की निया से बात ही तो कर रहा था ना, तो तुम्हें फर्क क्यों पड़ा? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती ना? राघव की बात सुनकर सिया ने छिड़कर कहा, हाँ तो जाओ ना उस निया के पास और जाकर ठाकुर साहब को भी बोल दो कि तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड में कितना इंटरेस्ट है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी हमारी शादी तो जबरदस्ती हुई है ना। राघव ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, रियली सिया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो, मैं जा रहा हूँ निया के पास, वैसे भी इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है और वो मुझ पर फिदा भी है। अगर मैं उसके पास गया तो शायद वो ठाकुर साहब को छोड़कर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। सिया ने मुंह बनाते हुए राघव से कहा, तो तुम उसी के पास जाओ ना, मेरे पास क्या कर रहे हो? ना तो मैं सुंदर और न ही उसके जैसी मॉडल, मेरे जैसी सिंपल सी लड़की के पास तुम्हें रहना ही नहीं चाहिए, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज और जाओ यहाँ से। राघव को सिया की बातों पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी राघव अपनी हंसी छुपा रहा था। हंसी छुपाते हुए राघव सिया के पास आकर बैठ गया और उसके चेहरे के ठीक सामने अपने चेहरे को लाकर बोला, तुम सच में चाहती हो कि मैं जाऊं यहाँ से? राघव की बात सुनकर सिया ने कुछ बोले बिना अपना मुंह दूसरी तरफ घूम लिया और अपने हाथों को मोड़ते हुए मुंह फुलाकर बैठ गई। राघव सिया के करीब आया और उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, अगर मुझे किसी और लड़की में इंटरेस्ट होता तो मैं अपनी सच्चाई साबित करने इस रेगिस्तान में कभी नहीं आता। मुझे सिर्फ अपनी सिया चाहिए, कोई और नहीं। वो तो मैं बस तुम्हें चिढ़ाना चाहता था, इसलिए निया की तारीफ की। सॉरी। राघव की बातें सुनकर सिया अंदर ही अंदर से मुस्कुराने लगी, लेकिन राघव को दिखाने के लिए अभी भी मुंह फुलाकर बैठी थी, इसलिए राघव ने सिया को मनाने के लिए अपने दोनों कानों को पकड़ा और माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सिया, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा। अच्छा बाबा, सॉरी, अब मान भी जाओ ना। वैसे तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उठक बैठक भी कर सकता हूँ और तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने पीठ पर बिठकर पुशअप भी मार सकता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कॉलेज टाइम में। राघव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सिया को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, हाँ, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाओगे और उसके बाद मेरा जो हाल होगा वो मैं नहीं जानती, तुम मुझे फिर से गिरा दोगे। राघव। और इतना कहकर सिया जोर जोर से हंसने लगी। सिया को खिलखिलाकर हंसते देख राघव ने सिया के दोनों कंधों को पकड़ा और अपने करीब लाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। राघव को अपने इतने करीब पाकर सिया के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया और सिया राघव की सांसों में खोने लगी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक तक होते ही सिया राघव से दूर हट गई। तभी राघव ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। खुला दरवाजा देखकर राघव ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, ओ माय गॉड, मुझे तो याद ही नहीं रहा दरवाजा खुला हुआ है। तभी राघव उठकर दरवाजे की तरफ आया तो उसने देखा दरवाजे पर ठाकुर साहब खड़े थे। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने सिया और राघव को देख लिया था, इसलिए ठाकुर विजय मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, सॉरी राघव, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, माफ करना, मैंने तुम्हारे खूबसूरत लम्हों को खराब किया। ठाकुर विजय प्रताप की बात सुनकर राघव ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं ठाकुर साहब, कोई बात नहीं, वैसे आप बताइए क्या हुआ। इतना सुनते ही ठाकुर विजय के चेहरे पर चिंता का भाव आ गया और उन्होंने उदास होते हुए कहा, राघव, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी, अगर काम इतना जरूरी नहीं होता तो मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता। वो रॉकी की जान खतरे। ठाकुर विजय आगे कुछ बोलते उससे पहले ही राघव ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, चुप हो जाइए ठाकुर साहब, कहीं सिया ने सुन लिया तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। इतना सुनते ही ठाकुर ने तुरंत कहा, अच्छा ठीक है, आप दूसरी तरफ चलिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात है। इतना सुनते ही राघव ने सिया के कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और ठाकुर विजय प्रताप सिंह के पीछे पीछे दूसरी तरफ चला गया। वहाँ जाते ही ठाकुर विजय प्रताप ने राघव से कहा, रोकी की जान खतरे में है, इसलिए हमें जल्द से जल्द राणासा की हवेली जाना होगा, नहीं तो हम रोकी को हमेशा के लिए खो देंगे। इतना कहते हुए ठाकुर ने राघव के हाथों में वो खत थमा दिया जो राणासा ने ठाकुर विजय प्रताप सिंह के लिए भेजा था। उस खत में साफ साफ लिखा था, आज की रात बहुत भयानक होने वाली है ठाकुर विजय प्रताप सिंह, आज कालकूट आएगा और तुम सबसे तुम्हारे की का बदला लेगा। सालों पहले वो अपना अधूरा काम नहीं कर पाया था,
लेकिन आज करेगा, क्योंकि मैं इन बच्चों को उसे सौंपने वाला हूँ। अगर तुम इन बच्चों को बचाना चाहते हो तो उस लड़की सिया को मेरे हवाले कर दो। खत पढ़कर राघव को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने ठाकुर साहब से पूछा, ये सब क्या है ठाकुर साहब, और वो क्या करने वाला है रॉकी के साथ? ये कालकूट कौन है और वो सिया से क्या चाहता है? तभी ठाकुर विजय प्रताप ने कहा, कालकूट कल्की का भाई है। वो दोनों भाई बहन काले जादू से पता लगाना चाहते हैं कि वो जादुई किताब कहाँ है जिसे नंदिनी ने मरने से पहले कहीं छुपा दिया था। सालों पहले भी उन लोगों ने कई बच्चों की बलि दी थी, जिसका इल्जाम उन्होंने नंदिनी पर लगाया। इस वजह से गांव वालों ने नंदिनी को जिंदा जला दिया और बेकसूर नंदिनी के श्राप की सजा गांव वाले आज तक भुगत रहे हैं। तभी राघव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, सब क्या हो रहा है ठाकुर साहब? पहले वो कल्की, फिर राणा सा, और अब ये कालकूट। ये सब है कौन? ये सब क्या चल रहा है? आखिर वो मेरी सिया से क्या चाहते हैं? और उस मासूम से रोकी ने उनका क्या बिगाड़ा है? ठाकुर साहब ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता राघव, लेकिन इतना पता है कि तुम्हारी सिया का इन सब से कुछ तो लेना देना है। क्या सिया कभी जैसलमेर आई है या फिर इन लोगों को जानती है? राघव ने मना करते हुए कहा, नहीं ठाकुर साहब, सिया जैसलमेर तो क्या मुंबई से एक कदम भी बाहर नहीं गई है। बचपन से उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। सिया के माता पिता कौन है और कहाँ है, कोई नहीं जानता। सिया को ये राणा सा कैसे जानता है, मुझे नहीं पता। उसने रॉकी को क्यों किडनैप किया, ये भी मैं नहीं जानता। तभी ठाकुर ने राघव के सवालों का जवाब देते हुए कहा, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है राघव, तुम्हारी सिया के पास ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से वो राणा सा रोकी के सहारे तुम दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हारी सिया ऐसा कुछ तो छुपा रही है जो ना तुम जानते हो, ना मैं जानता हूँ, और ना ही कोई और। या फिर हो सकता है सिया को भी इस बारे में कुछ ना पता हो। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर क्या माजरा है? आखिर कौन है सिया और राणा सा? सिया से क्या चाहता है? अगर सिया बचपन से मुंबई में पली बढ़ी है तो राणा सा का उससे क्या रिश्ता हो सकता है? क्या है सिया की असलियत? जानने के लिए सुनते रहे सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर। ठाकुर विजय प्रताप ने जब राघव को राणा सा का वो खत दिया जिसमें राणा सा रॉकी के बदले सिया की मांग कर रहा था, तो राघव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस राणा सा को सिया से क्या चाहिए। इसलिए खत पढ़ने के बाद राघव ने ठाकुर साहब से पूछा, आखिर राणा सा मेरी सिया से क्या चाहता है? लेकिन राघव की इस बात का ठाकुर विजय प्रताप के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए ठाकुर विजय प्रताप ने राघव से कहा, आपने क्या सोचा है राघव? क्या आप रॉकी को छुड़ाने के लिए अपनी पत्नी सिया को राणा सा के हवाले कर देंगे? क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो राणा सा उन मासूम बच्चों को मार डालेगा। राघव ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। मैं उस राणा सा के आगे कभी नहीं झुकूंगा और अपनी सिया को तो उसके हवाले बिल्कुल नहीं करूंगा। जिस सिया को बचाने के लिए मैं इतनी दूर जैसलमेर के रेगिस्तान में आया, उस सिया को मैं उस राणा सा के हवाले कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खुद जाऊंगा रोकी को बचाने और मैं देखता हूँ उस राणा सा को। तभी ठाकुर विजय प्रताप ने राघव से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, राघव, मैं जानता हूँ कि सिया आपकी पत्नी है और किसी भी इंसान के लिए उसकी पत्नी उसका मान सम्मान सब कुछ होती है, लेकिन ये सिर्फ रॉकी नहीं बल्कि कई सारे मासूम बच्चों का सवाल है। प्लीज आप एक बार। ठाकुर विजय प्रताप सिंह आगे कुछ बोलते उससे पहले ही राघव ने कहा, तो क्या चाहते हैं आप ठाकुर साहब कि मैं अपनी पत्नी सिया को उस राणा सा के हवाले कर दूं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सिया कोई खिलौना नहीं है जो उस खिलौने के बदले मुझे दूसरा खिलौना मिल जाएगा। और रही बात रॉकी की, तो मैं रॉकी को उस राणा से आजाद करवा लूंगा और उन बच्चों को भी कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस। बस आप इतना बताइए कि हमें राणा सा की हवेली कब चलना है? ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, राघव, क्यों ना हम अभी हवेली चले, क्योंकि अभी रात भी नहीं हुई है। रात होने से पहले ही हम उस हवेली में कहीं छुप जाएंगे और वहाँ छुपकर राणा सा और बाकी बच्चों के आने का इंतजार करेंगे। जब वो राणा सा बच्चों को लेकर आएगा तो हम उन सभी बच्चों को आजाद करवा लेंगे। राघव ने बिना पूरी बात सुने ही अपनी गर्दन झट से हाँ में हिला दी और बोला, ठीक है, हम अभी राणा सा की हवेली चलते हैं। इससे पहले कि सिया फिर से रॉकी के बारे में पूछे, मैं रॉकी को उसके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। राघव ठाकुर
विजय प्रताप सिंह के साथ राणा सा की हवेली के लिए निकल पड़ा। राघव ने अपने मन में सोचा था कि वो रॉकी को बचा कर ले आएगा, लेकिन कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। लेकिन राघव इस बात से अनजान था कि उसके वहां पहुंचने से पहले ही राणा सा राघव के आने की खबर लग जाएगी। राघव और ठाकुर विजय प्रताप सिंह जब तक राणा सा की हवेली पहुंचे तब तक राणा साहब वहां से जा चुका था। ठाकुर विजय और राघव ने जब वहां पहुंचकर देखा तो अपने सामने का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने एक छोटे बच्चे की लाश देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन दोनों के सामने इस वक्त किसी बच्चे की लाश पड़ी हुई थी और उस लाश पर गर्दन नहीं थी। उस लाश वाले बच्चे के कपड़े एकदम वैसे थे जैसे रॉकी के थे और उसके अलावा 4 बच्चे वहीं पर बेहोश पड़े थे। राघव ने जब वहां किसी बच्चे की डेड बॉडी देखी तो राघव दुखी हो गया और अपने घुटनों पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये तूने क्या किया राणा सा? तूने मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया, उससे पहले ही रॉकी को मार डाला। नहीं, ये तूने ठीक नहीं किया राणा सा। ठाकुर विजय प्रताप सिंह जब उस बच्चे के पार्थिव शरीर को देख रहा था तो उस बच्चे के कपड़ों में उसे 2 खत मिले, जिनमें से एक खत पर राघव सिंघानिया का नाम लिखा था और दूसरे खत पर ठाकुर साहब का। इसलिए ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने अपने नाम वाला खत छुपा लिया और राघव के नाम वाला खत खोलकर पढ़ना शुरू किया। उस खत में लिखा था, तुझे क्या लगा राघव, अगर तू सिया को यहाँ नहीं लाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने तुमसे कहा था कि रॉकी की बदले सिया को लेकर आना, लेकिन तुम्हें शायद रॉकी की जान से प्यार नहीं था, इसलिए खुद यहाँ चले आए सिया के बिना ही। मुझे सिया चाहिए थी, तुम मुझे सिया दे नहीं सकते थे, इसलिए मैंने रॉकी को भी तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा। अब बता देना अपनी सिया को कि मार दिया मैंने उसके रॉक स्टार को। इस चिट्ठी को सुनते ही राघव ने गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए बोला, ये तूने ठीक नहीं किया राणा सा, तुझे एक मासूम बच्चे के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। तूने रॉकी को मार के अपने लिए कब्र खोद ली राणा। अब तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, मैं तुझे ढूंढ कर बाहर निकलूंगा। अब तू चाहे पाताल में छुप जा, मैं धरती खोद कर तुझे वहां से भी निकाल लूंगा और रॉकी की कसम तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल राघव की आंखों में गुस्से की आग थी और इसी आग में झुलसते हुए राघव ने ठाकुर विजय प्रताप सिंह की तरफ देखते हुए कहा, ठाकुर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त राणा सा कहाँ मिलेगा? ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं राघव, राणा सा कहाँ है मैं नहीं जानता। नहीं, मैंने आज तक राणा सा को देखा है? मैंने तो क्या, इस गांव के किसी भी आदमी ने आज तक राणा सा को नहीं देखा है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि वो मुंबई में रहता है। तभी राघव ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, राणा सा को लगता है कि मुझसे बचने के लिए वो मुंबई में जाकर छुपेगा और बच जाएगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। वो पूरी मुंबई में चाहे कहीं भी छुपे, लेकिन राघव सिंघानिया की नजरों से नहीं बच पाएगा। 2 दिन बाद मैं उस राणा सा को घसीटते हुए यहाँ लेकर आऊंगा और उससे रॉकी की मौत का बदला लूंगा। तभी राघव ने अपने फोन की तरफ देखा, लेकिन उसके फोन में इस वक्त कोई नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो चाहकर भी मुंबई में किसी के पास फोन नहीं कर सकता था। तभी राघव ने अपनी दूसरी जेब से सैटेलाइट फोन निकाला और चुन्नी लाल को फोन करके कहा, चुन्नी लाल, पूरी मुंबई को छान मारो और यहाँ के फेमस राणा सा का पता लगाओ। 2 दिन बाद मुझे वो राणा सा अपने सामने चाहिए, जिंदा या मुर्दा। आई डोंट केयर कि तुम ये काम कैसे करोगे, बट आई वांट राणा। इतना कहकर राघव ने फोन काट दिया और फिर जाकर उस बच्चे की डेड बॉडी के पास बैठकर बोला, आई एम सॉरी रॉकी, माफ कर दे अपने चीजों को जो तुझे बचा नहीं पाया। लेकिन अब मैं तेरी दीदी को क्या जवाब दूंगा? कैसे कहूंगा सिया को कि मैंने तुझे खो दिया? जब उसे पता चलेगा कि तेरी मौत मेरी वजह से हुई है तो पता नहीं वो क्या करेगी। बड़ी मुश्किल से मैंने सिया को पाया था, लेकिन अब कहीं फिर से उसे खो ना दूं। राघव इस वक्त रॉकी की डेड बॉडी के पास बैठकर चिंता में डूबा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने राणा सा की दी हुई वो दूसरी चिट्ठी निकाली जो राणा सा ठाकुर विजय प्रताप सिंह के नाम पर छोड़कर गया था। ठाकुर विजय ने जैसे ही इस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, थैंक यू राणा सा, तूने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है और तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आखिर क्या लिखा था राणा सा की उस चिट्ठी में, जिसे पढ़कर ठाकुर विजय प्रताप सिंह उसका एहसानमंद हो रहा था? क्या रॉकी की मौत से सिया और राघव के रिश्ते में दरार आ जाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए
सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। राघव के राणासा की हवेली पहुंचने से पहले ही राणासा ने एक बच्चे को मार दिया था जो दिखने में हुबहू रॉकी जैसा था। उस बच्चे की लाश देखकर राघव का खून खौल उठा और उसने चुन्नीलाल को फोन करके राणासा का पता लगाने का आर्डर दिया। इधर ठाकुर विजय सिंह को राणासा के दिए हुए 2 खत मिले, जिसमें से एक खत राघव के नाम था और दूसरा खत ठाकुर विजय प्रताप सिंह के नाम पर था। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने राघव के नाम वाला खत राघव को पढ़कर सुना दिया था, लेकिन अब बारी थी राणासा के दिए हुए उस खत की जो राणासा ठाकुर विजय प्रताप सिंह के नाम पर छोड़कर गया था। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने जैसे ही वो खत खोला, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी, क्योंकि राणासा के खत में लिखा था, जिस तरह से मैं राहुल सिंघानिया के लिए गिफ्ट भेज कर आया हूँ, वैसे ही तुम्हारे लिए भी गिफ्ट है ठाकुर साहब। और वो गिफ्ट है वो लड़की सिया, जिसे तुम पिछले कई महीनों से ढूंढ रहे हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राघव सिंघानिया की पत्नी सिया है। उस लड़की का जन्म उसी मुहूर्त में हुआ था जिस मुहूर्त में नंदिनी की मृत्यु हुई थी। इस खत को पढ़ते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराकर राणासा का धन्यवाद करते हुए अपने आप से कहा, थैंक यू राणासा, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। न जाने कितने दिनों से मैं उस लड़की को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे वो लड़की कहीं नहीं मिली। तुमने मुझे उस लड़की का पता बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राणासा का खत पढ़ने के बाद ठाकुर विजय प्रताप सिंह के मन में सिया को लेकर लालच आ गया और उसने राघव की तरफ देखते हुए सोचा, क्यों ना मैं इस राघव सिंघानिया को बंदी बना लूं, ताकि इसकी पत्नी से मुझे जबरदस्ती शादी न करनी पड़े, बल्कि अपने पति की जान बचाने के लिए वो अपनी मर्जी से मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। इतना सोचते हुए ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने अपने हाथ में एक डंडा उठाया और राघव की तरफ उसे मारने के लिए चल पड़ा। जब तक ठाकुर वो डंडा लेकर राघव के पास गया, तब तक बेहोश पड़े हुए बच्चों में से एक बच्चा उठ गया और अपनी आंखों को मसलते हुए रोने लगा। रोते हुए बच्चे की आवाज सुनकर राघव तुरंत उस बच्चे की डेड बॉडी के पास से खड़ा हो गया और उस बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। राघव को उस बच्चे की तरफ बढ़ता देख ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने अपने हाथ से डंडे को दूसरी तरफ फेंक दिया और दौड़कर उस बच्चे के पास गया। फिर उस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हुए ठाकुर बोला, क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहा है तू? तुझे अपने माता पिता के पास जाना है ना? ठीक है, हम अभी तुझे तेरे माता पिता के पास छुड़वाते हैं। इतना कहकर ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने ताली बजाई और बाहर से आए अपने 2 आदमियों को बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन सभी बच्चों को यहाँ से ले जाओ और उनके माँ बाप को सौंप दो और इस मरे हुए बच्चे को उठाकर हवेली ले चलो। ठाकुर विजय प्रताप सिंह का हुक्म पाकर उसके आदमियों ने उस मरे हुए बच्चे को गाड़ी में डाल दिया और बाकी बचे हुए बच्चों को वहाँ से उठाकर गांव की तरफ ले गए। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे संभालने का नाटक किया और उसे अपनी हवेली ले आया। हवेली पहुंचते ही राघव ने देखा कि सिया दौड़ती हुई उसके पास आ रही है। सिया को अपनी तरफ आते देख राघव का दिल बैठा जा रहा था। वो मन ही मन सोचकर पागल हुए जा रहा था कि अब वो सिया को क्या जवाब देगा। यही सब सोच में डूबा राघव अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी गर्दन नीचे करके सिया की तरफ नजरें झुकाते हुए बोला, आई एम सॉरी सिया, मुझे माफ कर दो, मैं रॉकी को नहीं बचा पाया। राघव आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही सिया राघव के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठी और उसके गले लगते हुए बोली, राघव, रॉकी का फोन आया था, तुम्हें पता है वो मुंबई पहुंच गया और वो एकदम ठीक है। मैंने अभी चाची से भी बात की, उन्होंने कहा रॉकी सही सलामत है और उसे कोई चोट भी नहीं लगी। इसका मतलब उन किडनैपर्स ने मेरे भाई को छोड़ दिया। राघव सिया के मुंह से ये बात सुनकर सन्न रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी जिस बच्चे की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहा था, वो बच्चा तो जिंदा है। तो फिर अभी उसने जिस बच्चे की डेड बॉडी देखी, वो बच्चा कौन था? राघव अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। राघव अपने फोन की तरफ देखकर हैरान रह गया कि उसके फोन में एक भी नेटवर्क नहीं है। उसके बाद भी उसके फोन पर किसी का कॉल आ रहा है। कॉल रिसीव करने के लिए राघव सिया के पास से उठकर दूसरी साइड आ गया। एक कोने में आकर राघव ने तुरंत कॉल रिसीव किया। तभी सामने से किसी आदमी की आवाज आई और उसने बोला, हेलो, मैं राणा सा बोल रहा हूँ। क्यों राघव सिंघानिया, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? वैसे मेरा मजाक कैसा लगा? तूने सोचा कि तेरे सामने जो बच्चा पड़ा है वो रॉकी है ना?
राघव, तू कॉलेज में भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है, तुरंत किसी भी नतीजे पर पहुंच जाता है। तुझे ये तो देखना चाहिए था कि वो लाश किसी जिंदा बच्चे की नहीं बल्कि किसी मरे हुए बच्चे की थी। राघव उस आदमी की बातें सुनकर हैरान रह गया कि राणा सा को उसके कॉलेज के बारे में इतना सब कैसे पता है, और उसे ये कैसे पता चला कि इस वक्त सिया ने उसे बता दिया कि रॉकी जिंदा है। राघव आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही उस आदमी ने दोबारा कहा, तुझे पता है राघव, मैंने रॉकी को नहीं मारा, उसे मारना मेरा मकसद था ही नहीं। मेरा मकसद तो तुझे डराना था। तेरे चेहरे पर ये जो डर है ना, इसे देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि तू सिर्फ एक ही चीज से डरता है, और वो है सिया से दूर जाने का डर, और वही डर मैं देखना था तेरे चेहरे पर। वैसे तू मेरा पता लगाने के लिए 1000 आदमी भी खड़े कर देगा तो भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा राघव, क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन तू मुझे नहीं जानता और ना ही कभी जान पाएगा। राघव ने राणा सा पर चिल्लाते हुए कहा, तू कौन है राणा, और तू मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है? तुझे कैसे पता कि मैं इस वक्त सिया के सामने हूँ? कहीं तू इस हवेली में तो नहीं है? क्या तू ठाकुर के घर में है? तभी राणा ने कहा, देख राघव, मैं कौन हूँ ये जानने से ज्यादा इंटरेस्ट तुझे इस बात में होना चाहिए कि जिस ठाकुर के पास तू है वहाँ तू सेफ है या नहीं। वैसे मैं तुझे एक बात बता देता हूँ, ठाकुर को तुझे यहाँ रखने में जरा दिलचस्पी नहीं है। तुझे यहाँ रखने के पीछे उसका भी कोई खास मकसद है। इससे पहले कि वो अपना मकसद पूरा करे, अपनी पत्नी को ले और निकल यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो मुझे धूल चटाने के चक्कर में तू खुद धूल छाट ले। चल ठीक है राघव सिंघानिया, फोन रखता हूँ आज के लिए, इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। इतना कहकर राणा सा ने फोन काट दिया और राघव को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि राणा कौन है और ठाकुर विजय प्रताप सिंह राघव और सिया से क्या चाहता है। आखिर कौन है राणा सा और उसने रॉकी को क्यों आजाद कर दिया? क्या राघव ठाकुर विजय प्रताप सिंह के खतरनाक इरादे के बारे में जान पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।